जब किताबों के बीच बैठकर आपको लगे कि अब नहीं हो रहा, तब याद रखना आपके सपने ने आपसे हार मानने के लिए नहीं, उसे पूरा करने के लिए मेहनत मांगी है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका टीचर ड्रीम विद दीपांशी चौधरी में। और जैसा आप सभी को पता है कि मैंने लिया है 40 डे सुपर टेट चैलेंज, और उसमें आज था मेरा डे 12। तो बस अभी मैं अपना सुपर टेट का टारगेट कंप्लीट कर रही थी। और गाइज़, ये वीडियो सुपर टेट जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो बेनिफिशियल है ही, उसके साथ साथ जो सी टेट की तैयारी कर रहे हैं कि उनके लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आगे सीटेट के लिए कि लैंग्वेज में आप किस तरह तैयारी करो, कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, उसका रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी स्ट्रेटजी बताई हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और मेरी खुद के जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर चेकआउट करना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी स्ट्रेटजी कैसी लगी। तो गाइज़, आज था मेरा डे 12 और आज मेरे को हिंदी में पढ़ने थे विराम चिन्ह, इंग्लिश में था मेरा टेंस, जो पास्ट प्रेजेंट मैंने पकड़ लिया था, आज मेरा पास्ट था। संस्कृत में आज संख्याएं पढ़नी थी, मैथ्स में था रेखा समीकरण ग्राफ, साइंस में था जीवों की दुनिया, ईवीएस में महाद्वीप थे, सीडीपी में सामाजिक अधिगम बंडूरा और वायगॉत्स्की पढ़ना था, टीचिंग स्किल में थी हमारा जो करिकुलम है उसके बारे में सारा पढ़ना था, डेवलपमेंट वगैरह। कंप्यूटर में शॉर्टकट कीज़ थी, और करंट अफेयर एज यूजुअल मैं डेली करती ही हूँ। और बाकी यूपी पैट में यूपी स्पेशल में पढ़ना था शामली। तो गाइज़, अभी मैं अपना कर रही थी आज का जो भी मेरा टारगेट था वो कंप्लीट। कुछ का कंसेप्ट न्यू पढ़ना होता है, कुछ का ये है कि कंसेप्ट हो चुका होता है, बस प्रैक्टिस करनी होती है। तो बस गाइज़, अभी मैं अपना वही चीज़ें कर रही थी। और तो गाइज़, अगर आपको किताबें खोलते हुए कभी भी थकान महसूस हो तो अपने ना उस सपने को ज़रूर याद कर लेना जिसके लिए आपने यह सफ़र शुरू किया था। और बस इसी मोटिवेशंस के साथ अपना जो डेली का टारगेट होता है उसे प्लीज़ ज़रूर पूरा करना। और बस किसी रीज़न्स की वजह से, थोड़ी तबीयत की वजह से मैं कल अपनी वीडियोस नहीं डाल पाई, क्योंकि कल का मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ नहीं था जो मैंने आज किया है। और ऐसे ही वीडियो शूट करके डाल देना तो वो मुझे मतलब ठीक बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि जब तक टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तब तक ऐसे मतलब करना वो चीज़ें मेरे को ठीक नहीं लगी। तो आज मैंने अपना डे 12 का टारगेट कंप्लीट किया है। और गाइज़, आपको कैसा लग रहा है मेरी छोटा सा ये एफ़र्ट, प्लीज़ ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरा चीज़ें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर। हे एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज था मेरा डे 12 सुपर टेट 40 डे चैलेंज में, और जो कि मेरा सक्सेसफुली हो चुका है कंप्लीट, जो आज का मेरा टारगेट था। तो गाइज़, अब हम बात करते हैं सी टेट के रिगार्डिंग, जिसमें मैं 2 वीडियो ऑलरेडी पहले आपको बता चुकी। सी टेट का एक जो मेन एग्ज़ाम क्या क्या कैसे पैटर्न होता है, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको सी टेट के एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट ईवीएस के रिगार्डिंग बताया था। आज हम बात करते हैं लैंग्वेज की। सी टेट में जो लैंग्वेज होती है उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। और मेरे मार्क्स मैंने थंबनेल पे अपना पूरा रिज़ल्ट लगा दिया, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना कि लैंग्वेज में कितने कितने मेरे मार्क्स थे। तो गाइज, सबसे पहले होता क्या है कि सी टेट में बेसिकली जो मतलब अगर आप देखो तो आपको लैंग्वेज में बहुत सारे वेरिएशंस मिलते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं है कि जैसे यूपी टेट में ना 3 लैंग्वेज आती है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, और आपको वही लेनी है। लेकिन सी टेट में ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि सेंटर लेवल एग्ज़ाम होता है तो बहुत सारे लैंग्वेज के ऑप्शंस होते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने किया था फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी और सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत। और संस्कृत मेरा चूज़ करने के पीछे रीज़न क्या था, जैसे मैंने यूपी टेट में अभी जो मैंने रिसेंटली एग्ज़ाम दिया है उसमें मैंने चूज़ किया था फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश, क्योंकि उसमें ग्रामर पोर्शन ज़्यादा आता है यूपी टेट में, तो इजीली हम कर पाते हैं। मतलब वो हमारे अदर एग्ज़ाम के लिए भी बेनिफिशियल हो जाता है, तो उसमें सही है। बट सी टेट में आती है मोस्ट ऑफ पेडागोजी आते हैं और अनसीन पैसेज आते हैं। तो पेडागोजी अदर एग्ज़ाम के लिए उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती, और थोड़ा टाइम टेकिंग भी होती है इंग्लिश पेडागोजी, अगर किसी के लिए इंग्लिश यूज़ थ्रो नहीं है। जैसे हम लोगों का क्या है कि इंग्लिश इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिकॉज यूपी बोर्ड
जो मेरा बोर्ड था वो यूपी बोर्ड था। तो उसके बाद तो क्या होता है, इंग्लिश इतना यूज़ थ्रू नहीं होता, बट मैंने सीटेट में लिया था संस्कृत। उसके पीछे रीज़न क्या था कि जब हम हिंदी की पेडागोजी रेडी करते हैं तो उसमें मोस्ट ऑफ संस्कृत की पेडागोजी वहाँ से रेडी हो जाती है। बहुत ज़्यादा कुछ अलग नहीं करना पड़ता। हिंदी में आप संधि पढ़ रहे हो, समास पढ़ रहे हो, वैसे तो बहुत रेयर क्वेश्चंस आते हैं, ये भी मुश्किल से मुश्किल 30 क्वेश्चंस में आ जाते हैं। 2-3 क्वेश्चंस जो ग्रामर वाले आते हैं, क्योंकि उसमें 2 आते हैं आपके अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश, और दूसरा उसमें आता है 15 मार्क्स की पेडागोजी। और जो ये आते हैं हमारे अपठित गद्यांश और पद्यांश आते हैं, इसमें ही आपको ग्रामर का 1-2 क्वेश्चन दे रखते हैं, तो ज़्यादा ग्रामर नहीं पढ़ना पड़ता। तो मेरा चूज़ करने का रीज़न ये भी था कि ग्रामर तो संस्कृत का करना नहीं था, और जो हिंदी में हम लोग कर रहे थे पेडागोजी, वो संस्कृत में हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थी। तो इसलिए मैंने सीटेट में लिया था संस्कृत। आप इंग्लिश भी ले सकते हो, अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो डेफ़िनेटली इंग्लिश ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कि आप ना बहुत कंफ्यूज हो कि कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो ये आप पूरी वीडियो ज़रूर देखना, बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि मैं खुद के एक्सपीरियंस से बताऊँगी, ना ही मैं ना, ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसे ही देख के कुछ भी बोल दूँ, क्योंकि जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं आपको उससे बता रही हूँ कि आपको ना सबसे जो बेस्ट होती है वो पेडागोजी पे आप अपनी कमांड कर लो, और वो हर एग्ज़ाम की बैकबोन होती है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि पेडागोजी सीटेट की बैकबोन होती है। तो सबसे पहले आप कमांड अपनी पेडागोजी पे करो, और एक सिंपल सा फंडा है, टीचर ऐसे बनो, फ्रेंडली बनो, फैसिलिटेटर बनो, और सिर्फ गाइडर बनो। एक जो होता है ना कि आप उन्हें ना मतलब सिर्फ गाइड करो उन्हें, कोई भी उन पे ऐसा कुछ मत थोपो कि सिर्फ आप उन्हें लेक्चर दे रहे हो, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करना सीटेट के। तो सीटेट के पर्सपेक्टिव से आपको टीचर वो बनना है, और बच्चे को आपको एकदम सेंटर में रखना है। बच्चा शैतानी करे, कुछ भी करे, बच्चे को आपको बिल्कुल भी नेगेटिव इन्फॉर्मेंस तो देना ही नहीं है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप सीटेट में इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आप लैंग्वेज में, सीडीपी में, ईवीएस में, इवन मैथ्स में भी आप काफ़ी सारी चीज़ें इजीली आप कर पाओगे। सिर्फ कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, और कुछ पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट्स मैं आपको अपनी वीडियो में जल्दी शेयर करूँगी कि आपको किन किन पॉइंट्स का स्पेसिफिक ध्यान रखना है। तो लैंग्वेज में सबसे पहले क्या होता है, देखो पता है, जैसे मोस्ट ऑफ 3-4 ही आपको साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है। जैसे वाइगोत्स्की हमारे सामाजिक सांस्कृतिक से रिलेटेड है, तो बच्चा अगर वाइगोत्स्की का कहीं भी कुछ भी आ रहा है तो बच्चा हमेशा एक सोशल कल्चर में रह के सीखेगा। चॉम्स्की हैं, वो बोलते हैं कि बच्चे के अंदर ना इनेट क्वालिटी होती है, यानी उसके पास जन्मजात अर्जित एक क्षमता है कि वो सीख सकता है लैंग्वेज। लेकिन और जो जीन पियाजे हैं, उन्होंने तो नन्हा वैज्ञानिक बोला था हमारे बच्चे को, तो उन्होंने बताया था कि वो ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता रहता है, सीखता है। और जितने भी हमारे आते हैं रचनावाद से, ये कोहलर है, ये सब हमें बोलते हैं कि जो बच्चा होता है ना वो हमेशा एकदम सीखता है। इनसाइड थ्योरी हमने पढ़ी हुई थी, ऐसे कोई प्री प्लानिंग नहीं होती, वो कभी भी प्रैक्टिस नहीं करता, वो एकदम अचानक से सीखता है। तो आपको ना पूरा डीपली के बजाय इनका ना थोड़ा अपना, इनका माइंडसेट क्या था, ये क्या कहना चाह रहे थे, बस सिर्फ वो चीज़ें आप अपने उसमें याद रखो। इसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले तो ना आप क्लियर कर लो कि आपको लैंग्वेज लेनी क्या है। आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या अदर जो भी लैंग्वेज लेनी है सबका सेम। और पता है, एक आपको बात बताती हूँ, अभी लास्ट टाइम जो सीटेट हुआ था, मेरी एक फ्रेंड ने दिया था, तो ये चीज़ मैंने खुद भी अपने एग्ज़ाम में नोटिस की, और फिर उससे भी तो सेम ना उसने भी यही बताया कि पता है आपको, पेडागोजी के क्वेश्चन सारे सेक्शन में मोस्ट ऑफ सेम होते हैं। तो अगर आपकी कोई एक लैंग्वेज अच्छी है और दूसरी आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ना एक बार चेकआउट कर, हालांकि मैं ऐसा इस चीज़ के ऐसे नहीं बोलूँगी, आप कर ही सकते हो क्योंकि उतना टाइम नहीं होता एग्ज़ाम में। लेकिन एक चीज़ है कि सपोज़ आपने संस्कृत ली और आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत आ रही है, तो हो सकता है कि उसके जैसे ही कोई इंग्लिश में हो, हिंदी में, तो आप एक बार ना एकदम ऐसे जैसे बोलते हैं ना स्कीमिंग, एकदम सरसरी नज़र से आप देख सकते हो। और बाकी रही कि स्टार्टिंग कैसे करें, अब सबसे स्टार्टिंग आती है कि आपने लैंग्वेज चूज़ कर लो, एकदम माइंड में क्लियर कर लो आपको लेना क्या है, और स्पेसिफिक आप किसी के कहने पे, किसी को देखा देखी प्लीज़ चूज़ मत करना, जिसमें आप अपना
आप कंफर्टेबल हो जिस लैंग्वेज में, क्योंकि 2 लैंग्वेज आपको करनी है, तो जिस लैंग्वेज में आप खुद कंफर्टेबल हो आपको वही लैंग्वेज चूज़ करनी है। सेकेंडली स्टार्टिंग कैसे करें, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पीवाईक्यू। सबसे पहले आप पीवाईक्यू उठाओ, उसके बाद आप देखो कि एक्चुअल में आ क्या रहा है। क्योंकि अगर आप सीटेट में, मैं एक आपको ट्रिक बताती हूँ कि अगर आप ग्रामर पढ़ते रहो तो सीटेट में उसका सच में इतना कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बट इतना फ़ायदा नहीं है। क्योंकि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम स्पेसिफिक एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। हर एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। आप टीचिंग में कोई भी एग्ज़ाम दे लो तो सबका सेम नहीं होता, कुछ चेंज होता है। तो सबसे पहले पीवाईक्यू देखो, 2011 से और 2026 तक जितने भी पीवाईक्यू हैं एटलीस्ट 3 से 4 पीवाईक्यू, और आप 2011 से ना देख के 2026 से स्टार्ट करना। 26 में हुआ था, उसके बाद जैसे पीछे चलते जाना, क्योंकि 2011 के पैटर्न में 2026 के पैटर्न में काफ़ी डिफरेंसेस आ जाते हैं टाइम के साथ, है ना। तो 2026 से आप स्टार्ट करना, और एटलीस्ट 3 से 4 तो आप तो 3 से 4 आप पीवाईक्यू ऑब्ज़र्व करो, एनालिसिस करो एक्चुअल में आ क्या रहा है, फिर अपनी स्ट्रेटजी आप अब बनाना। क्योंकि आपको ग्रामर ना के बराबर आएगा, इसमें आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, अनसीन पैसेज, गद्यांश, पद्यांश, और आपको पेडागोजी पढ़नी है। बाकी टाइम अब मैं भी अपने चैनल पे आपको सीटेट के क्वेश्चन अपलोड करती रहूँगी, जिससे आपको पता चल जाएगा। और अगर मतलब ऐसा लगेगा तो मैं जो सीटेट का 2026 का क्वेश्चन पेपर है एक बार मैं अपने चैनल पर सॉल्व करके ज़रूर डालूँगी, ताकि एक ना सभी को पता चल जाए कि आपको रियल में पढ़ना क्या है, क्या आया था। बाकी ज़्यादा कुछ आपको अगर आप कुछ भी है जैसे हिंदी है, संस्कृत है, तो ग्रामर के बजाय मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप सिर्फ अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, और पेडागोजी की अपनी प्रैक्टिस करो। और सबसे मेन बात है अपने नोट्स, अपने हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाना, क्योंकि बहुत सारी टर्म्स ऐसी होती हैं वो सभी में आपको हेल्पफुल होंगी, लेकिन नोट्स ना बहुत बड़े बड़े, क्योंकि बड़े बड़े मत बनाना। उसके लिए बहुत सारी बुक्स मार्केट्स में अवेलेबल हैं। आप अपने ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाना जो आप एग्ज़ाम टाइम पे लास्ट मोमेंट एकदम रिवीजन कर सको, बहुत शॉर्ट नोट्स बनाना। मैं आपके साथ जल्दी अपने संस्कृत के मेरे पास नोट्स हैं सीटेट के, जो मेरे शॉर्ट नोट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो यही है, और सबसे वो है कि प्रैक्टिस रेगुलर करना। सबसे पहले पीवाईक्यू देखो, पीवाईक्यू देखने के बाद आपको करना क्या है कि आप एक पीवाईक्यू सॉल्व करो, उसमें आपको पता चल जाएगा आता क्या है। जो कंसेप्ट आपका वीक है वो कंसेप्ट पढ़ो, और जो कंसेप्ट आता ही नहीं है, क्योंकि आप जब 4 से 5 भी अगर आप पीवाईक्यू देखोगे तो एक आइडिया लग जाएगा कि आ क्या रहा है। जो नहीं आ रहा तो उसे अभी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ वही चीज़ें पढ़ना जो आपका आ रहा है पीवाईक्यू में। बाकी प्रैक्टिस सबसे मस्ट है, प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करो, बाकी जो मॉक टेस्ट होते हैं उसकी प्रैक्टिस करो, और रोज़ अपना कंटिन्यू एक अपना हाफ हार तो अपना हर लैंग्वेज को दो। बाकी सबसे ईजी है, जैसे मैं बताती हूँ कुछ चीज़ें, जैसे आप ना पेडागोजी कर रहे हो उसमें आप ध्यान रखने कि बच्चों को लैंग्वेज सीखते कैसे। जैसे अभी मैंने बताया कि वाइगोत्स्की का क्या पर्सपेक्टिव था, जीन पियाजे का क्या था, ऐसे ही कि बच्चे किस एंगल में क्वेश्चन में बात कर रहे हैं आप उसमें देखोगे कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। और स्पेसिफिक ना इसमें आपको लर्न करनी है जितनी भी सारी हमारी जैसे वो होती है ना डिसेबिलिटीज़, अगर वो होगा मैं लिस्ट शेयर कर दूँगी। जैसे आपकी डिस्ग्राफिया है, अफेजिया है ना, तो डिसलेक्सिया है, वो सारी आपको डिफ़िकल्टीज़ आपको लर्न ज़रूर करनी है। वो क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं। टीचर की एक रोल क्या होता है, अपनी जो भी गलतियाँ उसे कैसे सुधारा जाए, जो गलतियाँ हैं उन्हें हमें किस वे में लेना है, क्योंकि गलतियाँ ना कभी भी हमें नेगेटिव पर्सपेक्टिव में नहीं लेनी। गलतियों का मतलब है बच्चे ने कोशिश तो की है सीखने की। और जो हमारे कौशल्स हैं, जितने भी हमारी लैंग्वेज स्किल है, LSRW से कैसे विकसित किया जाए, तो ये वाली सारी चीज़ें आपको करनी हैं। और अब बात करते हैं कि मैंने कैसे किया था। तो मेरा एक सिंपल सा फंडा था, मैंने सेम यही पैटर्न फॉलो किया था। मैंने पहले पीवाईक्यू देखे थे कि पीवाईक्यू में एक्चुअल में आ क्या रहा है, तभी मेरे को एक आइडिया लगा था कि इसमें ग्रामर नहीं आ रहा, तो मैंने ग्रामर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। क्योंकि यूपी टेट का था तो थोड़ा बहुत ग्रामर इतना तो था कि जो 1-2 क्वेश्चन आए थे वो ईजिली हो जाएँ, बट ऐसा नहीं है। मैंने स्पेसिफिक ग्रामर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। मैंने सिर्फ क्या किया था, प्रैक्टिस की थी अनसीन पैसेज की, गद्यांश, पद्यांश की, और उसके बाद मैंने किया
था अपनी पेडागोजी के लिए। कम्प्लीटली मैंने पेडागोजी से किया था। उसके बाद मैं रोज़ एक PYQ ज़रूर करती थी, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं ना वीकली PYQ करूँ, क्योंकि मुझे एटलीस्ट 10 दिन ही मेरे पास थे तैयारी करने के। तो उस टाइम पे मैंने सिर्फ क्या किया था, मैं एक PYQ ज़रूर करती थी और एक ना मैं प्रैक्टिस सेट, मैंने यूथ का प्रैक्टिस सेट लिया था उस टाइम पे, और एक प्रैक्टिस सेट मैं ज़रूर करती थी। तो सुबह के टाइम PYQ, शाम के टाइम एक प्रैक्टिस सेट, तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिली थी, क्योंकि उससे ना एक स्पीड मेंटेन हो गई थी, क्योंकि इसमें ना स्पीड का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो गाइज़ अपना यही है कि अपना बार बार रिवाइज़ करो चीज़ों को, अपना मॉक दो, अपना PYQ करो, अपनी गलतियों से खुद सीखो, और जो सामने वाला कर रहा है ना उससे फॉलो बिल्कुल भी मत करना। जो आपको अच्छा लगे, जैसा आप कंफर्टेबल हो जिस जॉन में, वही चीज़ें करना। लेकिन एक सिंपल सा फंडा होता है, पढ़ो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस सेट दो, एनालिसिस करो, मॉक दो, PYQ दो, तो ये चीज़ें हैं। और पता है एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ ना, कि कभी-कभी हमें ये लगता है कि सिलेबस ना बहुत बड़ा है और टाइम बहुत कम है। तो एक चीज़ याद रखिए कि टाइम कम होना ना कोई हमारी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम ना सही डायरेक्शन में अपनी मेहनत कर ही नहीं रहे, क्योंकि एक्चुअल में हमें पता ही नहीं होता कि हम किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हमें पढ़ना क्या है। सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि पढ़ना क्या है, कैसे है वो बाद में आएगा। क्या पढ़ना है सबसे पहले ये पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आप जो पढ़ रहे हो वो आपके जो आपका एग्ज़ाम है उस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल आप परफेक्ट पढ़ रहे हो। तो पहले अपना जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो उसका सिलेबस अच्छी तरह गो थ्रू ज़रूर करना, और जितना आप कंफर्टेबली पढ़ सको, जितना पढ़ने में आपको स्ट्रेस फ़ील ना हो, स्टार्टिंग में आप उतना ही अपना शेड्यूल बनाना। अगर कोई बोले कि मैं 12 घंटे का शेड्यूल बनाया है, 14 घंटे का बनाया है, तो आप किसी को देख के बिल्कुल मत बनाना। जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है, जितना आपका स्ट्रेस लेवल आपको अलाउ करता है, उतना आप अपना शेड्यूल बनाना, और पूरा सिलेबस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 2 दिन में आप सिलेबस ख़त्म कर दोगे। ईज़िली जितनी आप कर पाओ, जितनी आपकी कैपेसिटी है, उतने टाइम में अपना सिलेबस ख़त्म करो। एक-एक टॉपिक ईज़िली पढ़ो, अभी बहुत टाइम है सीटेट का। और लास्ट में आपको यही बोलूँगी कि हर दिन की थोड़ी-सी मेहनत एक आपके सपने को हकीकत बना सकती है। और आपकी ना अपनी मंज़िल कितनी दूर है ये बिल्कुल नहीं देखना, बस आपको आज का कदम अपनी सही दिशा में रखना। तो बस गाइज़ मिलते हैं नई वीडियो में डे 13 में एक नए जोश के साथ। बाकी अगर कोई भी आपकी क्वेरी है सीटेट के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आप सुपर टेट का मेरे साथ डे 12 तक कंप्लीट कर लिया है तो वो भी कमेंट्स बॉक्स। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो सीटेट यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, और टीचर ड्रीम विद दीपांशी चौधरी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। और बस गाइज़ ध्यान रखना कि मेहनत आज की, सफलता कल की। बस इसी के साथ टेक केयर, बाय बाय गाइज़। गाइज़ ये कुछ क्वेश्चंस हैं सीटेट लैंग्वेज स्पेसिफ़िक, जिनका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। और वीडियोस अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना, और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।